रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं वे लोग जो कभी हार नहीं मानता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं आज के नए लेक्चर की ओर। आज का ये फिजिक्स का चौथा लेक्चर है, जहाँ पर मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन से पहले मैं किरण और किरणपुंज के बारे में बताऊंगा। तत्पश्चात मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। फिर प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके आगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का जो भी लेक्चर होंगे उन सभी को कवर करते ही होंगे और आप लोगों का भी समय बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया हूँ उन सभी को आप लोग रिवाइज करते रहिए बार बार, क्योंकि याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर, जहाँ पे मैं आपको फिजिक्स का अगला नए टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं प्रकाश की किरण के बारे में बात करूंगा, ठीक है, यानी रे ऑफ लाइट के बारे में बात करूंगा। तो आप लोगों को मैंने पहले बता ही चुका हूं कि प्रकाश जो है वह सदैव सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। समांगी माध्यम में प्रकाश सदैव क्या होता है, सरल रेखीय पथ पे, यानी एक सीधी पथ पे गमन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन भी कहते हैं। तो वही प्रकाश की किरण के बारे में इसका परिभाषा देख लीजिए पहले। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, यानी प्रकाश जो जिस पथ पे गमन करता है उसी सरल रेखीय पथ को अथवा एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा प्रकाश के किरण का परिभाषा। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को अथवा एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ये यहाँ पे टॉर्च रहा, जैसे कि आप जानते हैं टॉर्च क्या है, एक दीप्त वस्तु है। जलता हुआ टॉर्च क्या है, एक दीप्त वस्तु है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम टॉर्च से बारते हैं तो क्या होता है, टॉर्च से रोशनी निकलती है। क्या निकलती है, रोशनी यानी प्रकाश निकलती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप देखते होइएगा कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में निकलती है। क्या होता है, एक सीधी रेखा में निकलती है। वही जो प्रकाश एक सीधी रेखा में निकलती है, एक सरल रेखा में, उसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसकी हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश के कई सारे किरण हैं, देख सकते हैं आप लोग, प्रकाश के कई सारे किरण हैं। यही क्या होता है, प्रकाश का किरण होता है, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहा जाता है, या एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रकाश के प्रकाशपुंज के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। अभी मैंने किरण के बारे में अध्ययन किया, अब मैं प्रकाश के किरण पुंज या प्रकाश पुंज के बारे में अध्ययन करूंगा, ठीक है। तो प्रकाश के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश पुंज का परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, किरण के बारे में बताया था, उसमें ये बतलाया था कि जब हम किसी टॉर्च को बारते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रकाश निकलती है और प्रकाश सीधी रेखा में, यानी सरल रेखा में क्या होता है, गमन करने लगती है। ये क्या हो गया, तो ये रे हो गया, रे यानी किरण हो गया। लेकिन ये किरणों के जो समूह है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस टॉर्च से कुल 5 किरण निकल रहे हैं। यही किरणों के समूह को, यानी सम्मिलित रूप से इसे हम कहा जाए तो क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। इस बात को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रकाश पुंज के बारे में, प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्रकाश पुंज कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी प्रकाश पुंज होते हैं, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज होते हैं और तीसरा समांतर प्रकाश पुंज होते हैं।
यदि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा क्या हो गया, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, अब इन तीनों प्रकाश पुंज का हम बारी बारी से परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको पहले पढ़ते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा हुआ, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, यानी चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे आप जलता हुआ बल्ब का बात करें तो जलता हुआ बल्ब, जैसे ही बल्ब जलता है, जलता हुआ बल्ब को जैसे ही हम जलाते हैं तो क्या होता है कि उसकी किरणें निकल के चारों दिशाओं में फैल जाती है। जैसे यहाँ पे जलता हुआ बल्ब का चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए प्रकाश की किरणें क्या होती है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि बल्ब जलता है और जलने के बाद उसकी जो किरण होती है वह चारों दिशाओं में क्या होती है, निकलने लगती है, फैलने लगती है, सभी किरणें। देख लीजिए प्रकाश की सभी किरणें। पहले तो जलता हुआ बल्ब एक क्या है, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि वैसा, यहाँ पे वही लिखा गया वैसा प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब किरणों के समूह। ठीक है, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये सभी किरणों के समूह क्या कहलाएंगे, या तो किरण पुंज कहलाएंगे या प्रकाश पुंज कहलाएंगे। तो वही बताया गया कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, इसमें क्या है, प्रकाश की सभी किरणें हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर, यहाँ पे एक ही प्रकाश स्रोत से देख लीजिए बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकल रही है। ठीक है, एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यहाँ पे देखिए सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, आप लोग देख सकते हैं विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैल रही है। ठीक है, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अब अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हमने बतलाया था कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत या एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज है वह अपसारी प्रकाश पुंज के ठीक विपरीत का होता है। क्या होता है, ठीक विपरीत होता है। किसके, तो अपसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज के ठीक विपरीत होता है, यानी उसका परिभाषा और इसका परिभाषा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। चलिए परिभाषा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हमने अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ा था, तो उसमें यह पढ़ा था कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर, एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, उसमें था प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। लेकिन इसमें है कि प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया है इसे इमेज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है, ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। ठीक है, ये सभी प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, और इन किरणों के समूह को क्या कहते हैं, हम प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये किस प्रकार का प्रकाश पुंज है, तो इसके बारे में अभी हम आपको बतला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, इधर से आ रही है और इधर से आ रही है। और ये सभी कहाँ पे मिल रही है, एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रकाश पुंज बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
तो ध्यान रहे अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज दोनों में आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इन दोनों की परिभाषा को आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला परिभाषा की ओर। अभी तक हमने अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में चर्चा किया था। अब प्रकाश पुंज का तीसरा प्रकार है एक समांतर प्रकाश पुंज। इसके बारे में हम सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है। समांतर कहने का मतलब है यदि यहाँ से एक प्रकाश की किरणें गुजर रही है तो दूसरी किरणें भी इसके बगल से ही सीधे सीधे ऐसे करके निकलेगी। ठीक है, मान लो ये एक प्रकाश की किरणें हैं, मान लो ये एक प्रकाश की किरणें हैं और ये भी एक प्रकाश की किरणें हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर तब होगी जब ऐसे ये आगे बढ़ेगी। कैसे? ऐसे ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम समांतर प्रकाश की किरणें कहेंगे। ठीक है, तो वही परिभाषा में बतलाया गया है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसपे प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आपने लेजर लाइट के बारे में जानते ही होंगे। उस लेजर लाइट से जो लाइट निकलती है वो एक प्रकार के समांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उदाहरण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। ये एक लेजर लाइट है जिसके माध्यम से ये प्रकाश निकल रही है और ये प्रकाश जो होती है वह जैसे बल्ब से प्रकाश निकलती है वो क्या होती है, निकल के चारों दिशाओं में फैल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रकाश निकलने के पश्चात चारों दिशा में फैलने की बजाय एक ही सीधी रेखा में क्या करती है, प्रकाश गमन करने लगती है, प्रकाश चलने लगती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बतलाया गया है कि ये प्रकाश की लेजर लाइट से प्रकाश की किरणें निकल रही है। यहाँ पे 3 किरणें निकल रही है और तीनों किरणें क्या है कि एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रहा प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। सबसे पहले हम परावर्तन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी अपारदर्शी अवरोध से टकराकर लौट जाना। ये क्या है? ये एक अपारदर्शी पदार्थ है। कैसे है? क्योंकि इससे हम प्रकाश की किरणें या कोई भी चीज़ इस पर यदि हम फेंकेंगे तो क्या होगा कि ये इससे टकराएगा और लौट जाएगा। ये आर पार जाने की बजाय टकराकर क्या होगा, लौट जाएगा। यही टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अपारदर्शी अवरोध। ये एक अपारदर्शी अवरोध है। ठीक है, किसी अपारदर्शी अवरोध से टकराकर वापस लौटना। जैसे कि मैंने एक बल्ब को एक कॉस्को गेंद को लेकर यदि हम दीवार पर मारने का प्रयास करेंगे तो वह क्या होगा, गेंद दीवार से टकराएगा और टकराकर पुनः वह जिस माध्यम से आया है, हम गैसीय माध्यम से हम उसको फेंकते हैं इस दीवार पे। दीवार कौन सा माध्यम हो गया, तो ठोस माध्यम हो गया। तो हम उस गेंद को जैसे ही इस दीवार पर फेंकेंगे तो दीवार से वो टकराकर फिर किस माध्यम में लौट जाएगा, फिर यही गैसीय माध्यम में लौट जाएगा। तो यही घटना क्या कहलाएगा, तो परावर्तन का घटना कहलाएगा। इसका हम परिभाषा के बारे में अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तब जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह का मतलब है वैसा सतह जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें लौट जाएगी, या कोई भी वस्तु किसी यदि सतह से टकराकर किसी दीवार से टकराकर लौट जाएगी तो वह दीवार उसके लिए क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी अवरोध से टकराकर अपने पूर्व माध्यम कहने का मतलब है माध्यम 3 ही प्रकार का होता है। एक होता है गैसीय माध्यम, जैसे ये हो गया, ये हमारा वातावरण कैसा है, गैसीय माध्यम हो गया। एक होता है ठोस माध्यम, ये दीवार कैसा है, ठोस माध्यम हो गया। ये दीवार कैसा है, ठोस माध्यम हो गया। लकड़ी कैसा है, ठोस माध्यम हो गया। लोहा कैसा है, ठोस माध्यम हो गया। और एक होता है द्रव माध्यम मतलब जैसे पानी हो गया, पानी कैसा माध्यम हो गया, द्रव माध्यम हो गया। तो वही यहाँ पे बतलाया गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी अवरोध से टकराकर अपने पूर्व माध्यम, यानी वह जिस माध्यम से टकराएगा अपारदर्शी अवरोध से, यानी प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से टकराएगा उसी माध्यम में पुनः वह लौट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम एक टॉर्च लिए हैं। ठीक है, टॉर्च को जैसे ही हम दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा, दीवार एक क्या हो गया, ठोस माध्यम हो गया। दीवार एक ठोस माध्यम हो गया। जैसे ही दीवार पर टॉर्च के प्रकाश को हम मारेंगे, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा कि वह टॉर्च की प्रकाश दीवार से टकराकर अपने पूर्व माध्यम यानी यही हमारे वातावरण वाले गैसीय माध्यम में लौट जाएंगे।
इसे ही क्या कहेंगे हम, प्रकाश की परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी अवरोध से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है तो यही प्रक्रिया या घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में बार बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे भी जाएंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार और दोहरा देते हैं। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अपारदर्शी अवरोध से टकराकर वापस लौटना। ठीक है, और इसका परिभाषा की बात करें कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी अवरोध से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है तो यही प्रक्रिया या घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग नॉर्मली क्या होता है कि प्रकाश जब टॉर्च का उपयोग करते होंगे तो कभी कभी आप लोग दीवार पे टॉर्च को जैसे ही प्रकाशमान करते होंगे, जैसे ही दीवार पे टॉर्च को बांटते होंगे, वैसे ही क्या होता है कि दीवार पर से वह टॉर्च की प्रकाश मुड़ करके टकरा करके वापस आप ही की दिशा में आना शुरू कर देता है। तो यही घटना क्या हो गया, यही घटना प्रकाश का परावर्तन हो गया। यहाँ पे परावर्तक सतह के रूप में कौन काम करेगा, तो एक दीवार काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, हाँ इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा कि परावर्तक सतह यानी जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटेगी वह सतह या तो प्लेन हो सकता है या खुरदरी हो सकता है। खुरदरी हो सकता है जैसे कि बिना प्लास्टर का घर हो गया, बिना प्लास्टर का दीवार हो गया, उसका सतह क्या हो गया, खुरदरी सतह रहता है। लेकिन प्लास्टर किया हुआ दीवार क्या रहता है, एक चिकनी सतह होता है, एक समतल सतह होता है। तो इसी के आधार पर परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश की परावर्तन कुल दो प्रकार के होता है। परावर्तक सतह के आधार पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये परावर्तक सतह कैसा है, ये परावर्तक सतह समतल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक नियम के अनुसार यहाँ पे टकराती है, एक नियम के अनुसार लौट जाती है। लेकिन ये क्या है, खुरदरी सतह है। प्रकाश की किरणें इस पर जैसे ही पड़ती है तो बिना नियम के जिधर मन हुआ उधर से वह मुड़ने का प्रयास करती है। देखिए यहाँ से यहाँ प्रकाश की किरणें गया, ये इधर कट गया, यहाँ से यहाँ गया प्रकाश की किरणें, ये इधर ही कट गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं समतल सतह पे प्रकाश की किरणें समतल सतह पर जैसे ही पड़ती है तो वह एक निश्चित दिशा में एक निश्चित कोण के साथ परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन कुल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। आप लोग इसको लिख लीजिए और आगे मैं नियमित प्रकाश के परावर्तन के बारे में और अनियमित प्रकाश के परावर्तन के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के नियमित परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। तो परावर्तन नियम के अनुसार होने वाला प्रकाश का परावर्तन नियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन नियम क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के जस्ट बाद हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में ही चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसी वक्त मैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। परावर्तन नियम के अनुसार होने वाला प्रकाश का परावर्तन नियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख लिए प्रकाश के नियमित परावर्तन का। अब प्रकाश के नियमित परावर्तन का शर्त क्या है, यानी कब प्रकाश के परावर्तन को हम नियमित प्रकाश का परावर्तन मानेंगे। ठीक है, तो इसका शर्त होते हैं कुछ। ठीक है, तो उन शर्तों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश का परावर्तन नियमित प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब परावर्तक सतह कहने का मतलब है कि जिससे प्रकाश टकराकर जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौट जाता है। जैसे यहाँ पे टॉर्च की प्रकाश इस सतह से टकराकर लौट जाता है तो ये सतह क्या हो गया, ये सतह परावर्तक सतह कहलाया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बतलाया गया है कि परावर्तक सतह पूर्ण रूपेण समतल व चिकना होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये परावर्तक सतह जो है यह समतल भी है और चिकना भी है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये परावर्तक सतह समतल नहीं है और ना ही चिकना है। चिकना है लेकिन समतल नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे रुखड़ा टाइप का है, खुरदर टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शर्त है कि परावर्तक सतह पूर्ण रूपेण समतल व चिकना होना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या है,
आपतित किरणें परावर्तक सतह पर तिरछे आपतित होना चाहिए। नियमित प्रकाश के परावर्तन का दूसरा शर्त है कि आपतित किरणें के बारे में मैं आगे बतलाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश की जो टॉर्च से ये किरणें निकल रही है और सबसे पहले जो ये परावर्तक सतह पर पड़ रही है, तो यही जो निकलने वाली किरण है जो परावर्तक सतह पर पड़ रही है, यही किरणें क्या हो गया, आपतित किरणें हो गया। और ये किरणें टकराकर जो लौट जाती है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरणें यानी ये किरणें मान लो ये एक समतल सतह, ठीक है, इस पर प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें ये आ गई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, ये आ गई, इसी किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और उसके बाद क्या है, आपतित किरणें परावर्तक सतह पर तिरछे आपतित होना चाहिए अथवा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपतित किरणें, और ये जो किरणें टकराकर लौटेगी ये हो गया परावर्तित किरणें। ठीक है, और आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा जब प्रकाश का परावर्तन के नियम के बारे में बताऊंगा, तब यहाँ पर एक अविलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है, अविलंब डाला जाता है। आपतित किरणें के साथ जो कोण बनता है, आपतित किरणें अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरणें और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपतित किरणें परावर्तक सतह पर तिरछे आपतित होना चाहिए अथवा दूसरा शर्त क्या है कि आपतित किरणें परावर्तक सतह पर तिरछे आपतित होना चाहिए। मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऐसे सीधा नहीं गिरना चाहिए। ये अगर प्रकाश का परावर्तक सतह है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे नहीं इस पर गिरनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तिरछे गिरना चाहिए। कैसे, ऐसे तिरछे गिरना चाहिए, तभी उसका परावर्तन होगा। ठीक है, तो इसका शर्तें हैं कि आपतित किरणें परावर्तक सतह पर तिरछे आपतित होना चाहिए। आपतित होना मतलब तिरछे उस सतह पर गिरना चाहिए। ठीक है, अथवा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी इसका दूसरा शर्त कहता है कि ये जो कोण बनेगा अविलंब के साथ, ये आपतित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनेगा वही कोण अविलंब और परावर्तित किरणें के साथ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया नियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम आगे अनियमित प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले मैंने नियमित प्रकाश के परावर्तन के बारे में बतलाया था, अब मैं अनियमित प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, नियमित प्रकाश के परावर्तन में हमने बतलाया था कि जब प्रकाश का परावर्तन परावर्तक नियम के अनुसार होता है तब उसे क्या कहते हैं, उसे नियमित प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अनियमित प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा में क्या कहेंगे, जब प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार नहीं होने वाला प्रकाश का परावर्तन अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी नियमित प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार होता है, जिसका चर्चा मैं जस्ट अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, लेकिन अनियमित प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तन नियम का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार नहीं होने वाला प्रकाश का परावर्तन अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन कब नियमित होगा और कब अनियमित होगा, इसके बारे में क्या शर्तें हैं। तो अनियमित परावर्तन के बारे में ये शर्तें दिया गया है कि परावर्तक सतह खुरदरी होना चाहिए। जैसे मैंने नियमित परावर्तन के बारे में चर्चा किया था कि उसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, ये समतल रहा। लेकिन अनियमित प्रकाश के परावर्तन के बारे में पहला शर्त है कि परावर्तक सतह खुरदरी होना चाहिए। ये सतह हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह। अगर हम प्रकाश की किरणें इससे टकराते हैं तो ये खुरदरी प्रकाश की ये खुरदरी परावर्तक सतह, ये कैसा है, खुरदरी प्रकाश की सतह है। ठीक है, और इसका दूसरा यदि हम शर्त की बात करें तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होना चाहिए। पहले बात तो जब इसका परावर्तक सतह ही खुरदरी है तो स्वाभाविक है कि इसमें जो आपतन कोण बनेगा और परावर्तन कोण बनेगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्रकाश का जो सतह है, परावर्तक सतह है, प्रकाश का परावर्तक सतह है, ये क्या है, ये समतल है और चिकनी है। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो लाइट की रे निकलती है यानी प्रकाश की किरण निकलती है वह एक निश्चित नियम के अनुसार क्या है, एक निश्चित कोण बनाते हुए निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही प्रकाश की किरण निकलती है तो यहाँ से टकरा करके ये जैसे मन वैसे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए क्या होता है कि ये जो कोण बनेगा यहाँ पे
वो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे यदि प्रकाश की किरणें आपतित होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये आपतन, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और इसके बीच में जो डाला गया लंब होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लंब को डाल देते हैं, यहाँ पे लंब को डाल देते हैं, ठीक है, इसके बीच में लंब डाल दिए, तो ये क्या है कि ये हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो जब दूसरा शर्त में बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, ये अनियमित परावर्तन का उदाहरण है, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है, ये आप इमेज में ऐसे दर्शा सकते हैं। ये हो गया आपतित किरणें हो गया, ये हो गया परावर्तित किरणें हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज को आप उतार लीजिए। आगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में ही चर्चा करेंगे, और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आपके टॉपिक का, आपके इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग पीछे जितने भी क्लास किए होंगे उन सभी को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है, और इसी समय में आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट लानी है। तो इसलिए आप लोग जिस चीज़ को पढ़ते हैं उस चीज़ को बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहे, और वही आपके एग्जाम हॉल में काम आएंगे। और नहीं याद कीजिएगा तो वही हाल होगा, वहाँ जाके आप पंखा को गिनिएगा कि पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब से आप लोग बचिए और इन सब चीज़ को याद करते जाइए, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।